नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 5 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं खबरों को लेकर जो सुबह से शाम तक देश और दुनिया में चर्चा में रही हैं और उन खबरों को जीएनटी पर दिखाएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनंत भट्ट और शाम 5 बजे का बुलेटिन वो बुलेटिन होता है जिसमें खबर चाहे देश की हो, विदेश की, प्रदेश की, आपके शहर की, आपके गांव की, कोई भी खबर छूटनी नहीं चाहिए, बशर्ते वो आपसे सरोकार रखती हो। अगर किसी खबर में अपडेट है तो वो भी हम आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों के इस सिलसिले को। सबसे पहले बात करेंगे महारानी एलिजाबेथ की अंतिम विदाई की। ब्रिटेन में आज 70 साल का सूरज डूब गया। आज शाही और राजकीय सम्मान के साथ महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम विदाई दी जा रही है। महारानी को अंतिम विदाई देने के लिए दुनिया भर के राजनेता श्रद्धांजलि देने ब्रिटेन पहुंचे हैं। इनमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हैं। दोपहर 3:30 बजे से अंतिम विदाई का एक कार्यक्रम शुरू हुआ था जो फिलहाल जारी है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में 2000 लोग शामिल हैं, जिसमें करीब 500 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष हैं। अंतिम यात्रा का पहला पड़ाव वेस्टमिंस्टर एबे है, जहां एक धार्मिक सभा के बाद महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। प्रार्थना के बाद महारानी का ताबूत एबे से लंदन के हाइड पार्क कॉर्नर के वेलिंगटन आर्क ले जाया जाएगा और इसके बाद विंडसर कैसल में परिवार के लोग उन्हें अंतिम विदाई देंगे और फिर महारानी का अंतिम संस्कार होगा। भारतीय समय के मुताबिक रात लगभग 8 बजे अंतिम विदाई दी जाएगी। अब से कुछ ही क्षण पहले की ये तस्वीरें। भारत की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पर पहुंची हैं महारानी एलिजाबेथ को अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। भारत की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और ये सीधी तस्वीरें आप लंदन से देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि अंतिम विदाई का ये कार्यक्रम दोपहर करीब 3 बजे शुरू हो गया था और उसके बाद जो पूरी परंपरा है उसके मुताबिक उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। और इस अंतिम विदाई के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं, जिनमें भारत की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। भारतवासियों की तरफ से वो अंतिम विदाई में शरीक हुई हैं और श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस अंतिम विदाई के कार्यक्रम का हिस्सा हैं और इसके अलावा और भी तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंचे हैं। जो फिलहाल कार्यक्रम आया है उसके मुताबिक ये सिलसिला रात के 8 बजे तक जारी रहेगा और जिस कब्रिस्तान में जिस समय दफनाया जाएगा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को, उस समय केवल परिवार के लोग ही वहां पर मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल कोशिश ये है कि इस अंतिम यात्रा में जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, चाहे वो देश विदेश के प्रतिनिधि हों या फिर वीवीआईपी लोग हों, वीआईपी लोग हों या फिर जो आम लोग हैं जो इस अंतिम विदाई के समारोह में शिरकत करना चाहते हैं या फिर अपनी महारानी को अंतिम विदाई देना चाहते हैं, वो इसमें शिरकत कर सके। तो 3 बजे से ये अंतिम विदाई शुरू हुई थी, अंतिम यात्रा उनकी शुरू हुई थी और तब से लेकर अब तक ये सिलसिला जारी है। इससे पहले बड़ी संख्या में लंदन के लोग और कहा जा रहा है कि 14 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई थी और लंबी कतारों में महारानी के अंतिम दर्शन के लिए लोग लगे हुए थे। लंदन और बाहर से दूर दराज के इलाकों से आए लोग जो कि महारानी को अंतिम विदाई देना चाह रहे थे, श्रद्धांजलि देना चाह रहे थे, वो सभी लोग वहां पर मौजूद थे। अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर कई पहुंचे हैं वहां पर, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे वीवीआईपीज भी हैं और उनके लिए भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा अलग से बसेस बनाई गई हैं और उन्हीं बसेस के जरिए ही सभी वीवीआईपीज को लाया जाएगा इस स्थल पर और फिर यहां से उनकी रवानगी होगी। तो अगर नुमाइंदगी के हिसाब से देखें तो इस अंतिम विदाई की ये जो अंतिम यात्रा महारानी एलिजाबेथ की इस समय चल रही है, जारी है, उसमें कहा जा सकता है कि इस समय दुनिया के कोने कोने से लोग आए हैं और एक प्रकार से मिनी वर्ल्ड यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर नुमाइंदगी के हिसाब से हम देखें, भारत समेत तमाम बड़े देश, उनके राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंचे हैं या फिर किसी देश का कोई ना कोई नुमाइंदा वहां पर इस अंतिम यात्रा में शरीक होने के लिए पहुंचा है। और ये 2 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं। एक तरफ वो पूरा प्रोसेशन इस समय चल रहा है जिसके तहत बग्गी पर ले जाया जा रहा है उनके पार्थिव शरीर को और अब से करीब 3 घंटे बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा, जिसमें केवल परिवार के लोग ही शामिल होंगे। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंची हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंची है।
आगे बढ़ते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार चर्चा में है। राहुल की ये भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल केरल में है। ऐसे में राहुल गांधी ने अलापुझा के पन्नुमदा झील में स्नेक बोट रेस प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे राहुल गांधी बाकी लोगों के साथ स्नेक बोट में सवार हैं और पतवार थामे नजर आ रहे हैं। अपनी इस यात्रा में राहुल गांधी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। यात्रा के दौरान उनकी अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बार राहुल का ये अलग अंदाज सामने आया है। हालांकि इससे पहले भी राहुल की ट्रैकिंग की तस्वीरें सामने आई थी। फिलहाल यात्रा की बात करें तो इस यात्रा के दौरान राहुल 12 राज्यों से गुजरकर 3,570 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने वाले हैं। ये यात्रा 5 महीनों तक चलेगी और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं राहुल का एक अलग अंदाज यहां पर नजर आया है। स्नेक बोट एक पारंपरिक नावों की रेस होती है जो इस केरल राज्य में ओणम के दौरान, आपको बताएं कि ओणम की जो फेस्टिविटीज चलती हैं उस दौरान इसका आयोजन किया जाता है और बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा लेते हैं और काफी हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की जाती है। राहुल गांधी जब यहां पर पहुंचे तो उन्होंने भी इस बोट रेस का हिस्सा बनकर लोगों का दिल जीत लिया। सांसद भी हैं यहाँ से और जाहिर सी बात है कि लोग स्वागत भी कर रहे हैं। इसके अलावा आज सुबह एक और तस्वीर हमने देखी थी किस तरीके से इस पदयात्रा के दौरान जब एक छोटी बच्ची थी उसके पैर के उसके शू के लेसेस खुल गए थे, उसके लेसेस बांधते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे थे। तो धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। बोट चला रहे हैं। और अब बात बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की, क्योंकि ये ग्लैमरस हीरोइन दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के रडार पर है। आज जैकलिन का ईओडब्ल्यू के उन सवालों से सामना हुआ जिनका ताल्लुक उनके और तिहाड़ में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर से है। जैकलिन से पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू के पास सवालों की लंबी फहरिस्त है और इससे पहले 14 सितंबर को भी ईओडब्ल्यू ने जैकलिन से लंबी पूछताछ की थी। हालांकि आज की पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू ने जैकलिन से कुछ दस्तावेज भी मंगवाए थे। हम आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में 200 करोड़ रुपए की ठगी का केस दिल्ली पुलिस ने ही दर्ज किया था, मगर जब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल आया तो ईडी ने भी एफआईआर दर्ज की और सुकेश के साथ जैकलिन को भी आरोपी बनाया गया, क्योंकि जैकलिन के साथ सुकेश की निजी पलों की तस्वीरें सामने आई थी। ईडी की पूछताछ में जैकलिन ने सुकेश के साथ रिलेशनशिप की बात भी कबूल की थी और यही नहीं, सुकेश ने उसे डायमंड रिंग देकर प्रपोज किया था। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक जैकलिन पर सुकेश से 5 करोड़ 71 लाख रुपए लेने का आरोप है। दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड यानी सियाचिन ग्लेशियर पर भी इंटरनेट की सुविधा शुरू हो गई है। इंडियन आर्मी की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने इस दिशा में ये अहम कदम उठाया है। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने सियाचिन की 19,000 फीट की ऊंचाई पर सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस को एक्टिवेट कर दिया है। इस इलाके में इंटरनेट सर्विस रविवार यानी कि 18 सितंबर को ही शुरू की गई थी। दरअसल सुरक्षा में आत्मनिर्भर हो चुका है हिंदुस्तान और अब भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खुद को तैयार कर रहा है और तकनीकी तौर पर खुद को लगातार अपग्रेड भी कर रहा है और ये उसी का एक नमूना है। आपको बता दें, पहले सियाचिन में इंटरनेट न होने की वजह से भारतीय सेना को मैसेज भेजने में काफी परेशानी होती थी। इंटरनेट की सुविधा शुरू होने से अब इमरजेंसी में हेडक्वार्टर को फौरन इत्तला दी जा सकेगी और डे टू डे की जो ब्रीफिंग होती है उसको भी देने में आसानी होगी। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 24 घंटे 12 मास जो भारतीय सैनिक वहां पर मौजूद हैं सियाचिन के मोर्चे पर, वो लगातार हेडक्वार्टर के संपर्क में रहेंगे। तो ये तो बात हुई सुरक्षा के नजरिए से इसका फायदा होने की। अब सैनिकों के घर परिवार वालों के लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि ये सैनिक जो महीनों अपने परिवार से दूर रहते हैं और आपको बताएं कि जिस इलाके में तैनात रहते हैं वहां पर इन सैनिकों के अलावा और कोई इंसानी मौजूदगी नहीं होती। चारों तरफ सफेद बर्फ नजर आती है और ऐसे में काफी विषम परिस्थितियों का इन्हें सामना करना पड़ता है और इसको देखते हुए अगर इंटरनेट सेवा यहां पर शुरू होती है तो ये उनके परिवार के लिए भी बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात इसलिए कि वो अपने परिवार और रिश्तेदारों से भी संपर्क में रह सकेंगे, उनसे बातचीत करना अब और ज्यादा आसान हो जाएगा। हालांकि सर्विस का उपयोग किन किन कामों के लिए किया जाएगा इसका खुलासा अभी नहीं हो चुका है। सियाचिन ग्लेशियर भारत पाक बॉर्डर के पास करीब 78 किलोमीटर में फैला है। इसके एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ अक्साई चेन का इलाका पड़ता है। भारतीय वायुसेना ने हेरॉन ड्रोन को अब और भी घातक और खतरनाक बनाने का फैसला किया है। इजरायल से पिछले साल मंगाए गए ये ड्रोन
अब आत्मनिर्भर भारत की ताकत से लैस होंगे। यानी इन इजरायली ड्रोन्स को अब स्वदेशी हथियारों और रक्षा उपकरणों से लैस किया जाएगा। अब तक ये ड्रोन आसमान से दुश्मन की निगरानी करते थे, लेकिन अपग्रेड होने के बाद ये ड्रोन दुश्मन पर हमला भी कर सकेंगे। भारतीय वायुसेना ने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है प्रोजेक्ट चीता। जी हां, इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय रक्षा कंपनियां इन इजरायली ड्रोन्स को स्ट्राइक यानी कि हमले के लिए तैयार करेंगी। इन ड्रोन्स को मिसाइलों से लैस किया जाएगा, सर्विलांस यंत्रों और क्षमताओं से ताकतवर बनाएंगी। भारतीय वायुसेना इजरायली ड्रोन्स को तीनों सेनाओं के लिए तैयार कराएगी, यानी कि जल, जमीन और आसमान तीनों जगह पर हेरोन भारत की रक्षा और निगरानी में तैनात होंगे। भारत ने पिछले साल 4 हेरोन ड्रोन्स इजरायल से खरीदे थे और इन चारों ड्रोन्स को सेना ने चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए 2021 में लद्दाख में तैनात किया था। जम्मू कश्मीर की वादियों में करीब 30 साल बाद एक बार फिर से सिनेमा घर की शुरुआत होने जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कश्मीर के शोपियां और पुलवामा में 2 सिनेमा हॉल्स की शुरुआत की। श्रीनगर में सोमवार इलाके में कश्मीर का पहला आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स अगले हफ्ते लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जहां पर 520 सीटों की कुल क्षमता वाले 3 मल्टीप्लेक्स होंगे। इस मल्टीप्लेक्स की शुरुआत मंगलवार यानी 20 सितंबर से होगी। कभी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए पहली पसंद रहे कश्मीर में 80 के दशक के अंत तक करीब 1 दर्जन सिंगल सिनेमा हॉल थे, लेकिन आतंक की बढ़ती घटनाओं की वजह से इन्हें बंद करना पड़ा। लेकिन अब एक बार फिर घाटी में बहार के दिन लौटने वाले हैं। आज हम आपको उस शख्स से मिलवाते हैं जिनकी कोशिश से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। जब हम कॉलेज में थे, हम 25-25 पैसे भीख मांगते थे दोस्तों से कि भाई हमने आज पिक्चर देखना है फ्राइडे को। वो खत्म हुआ तो फिर जब सिनेमाज बंद हुए तो मैं फ्राइडे को कोई ना कोई बहाना बना के घर वालों से यहाँ से चला जाता था दिल्ली पिक्चर देखने के लिए। हम चाहते थे कि जो फैसिलिटी, जो वहाँ पे टेक्नोलॉजी, जो वो हम यहाँ के बच्चों को और बूढ़ों को भी दिखाए। वही फैसिलिटी जो मुझे जम्मू में या दिल्ली में मिलती है, वही फैसिलिटी मैं चाहता था कि यहाँ हो। और यही एक वजह है कि जिस वजह से हमने ये दोबारा शुरू। रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से राज्य की प्रशासनिक सेवा की परीक्षा देने का मौका गंवाने वाले छात्रों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने पीएससी की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए उम्र की सीमा में 3 साल की छूट का ऐलान किया है। हालांकि यह नियम सिर्फ 1 साल के लिए ही लागू किया गया है। दरअसल कोरोना काल के दौरान कई पीएससी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी, जिसकी वजह से कई उम्मीदवार ओवरएज हो गए और परीक्षा में बैठने की उम्र के दायरे से बाहर हो गए। जी हां, और इन तमाम उम्मीदवारों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। कई बार इन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपील भी की थी कि उम्र सीमा में रियायत बरतने की मांग इन्होंने लगातार की थी, जिसे अब फिलहाल मुख्यमंत्री ने मान लिया है और इसमें छूट देने का फैसला किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि हाल ही में कई परीक्षाओं के नए नोटिफिकेशन जारी किए गए, जिसमें उम्मीदवारों को इस छूट का लाभ मिलेगा। कोरोना की वजह से जो छात्र परीक्षा से बाहर हो गए थे, वो सभी अब इसमें शामिल हो पाएंगे। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर महिलाओं के लिए योगी सरकार ने एक शुभ पहल की है। देश में पहली बार यूपी विधानसभा का एक दिन महिला सदस्यों के नाम होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मॉनसून सत्र में 22 सितंबर का दिन दोनों सदनों की महिला सदस्यों के लिए आरक्षित करने का ऐलान किया है। आज से शुरू हुए विधानसभा सत्र से पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस शुभ पहल की जानकारी दे दी थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर आज इसकी घोषणा कर दी गई। अब 22 सितंबर को यूपी विधानसभा की 47 और विधान परिषद की 6 महिला सदस्य ही अपना विषय रखेंगी। यानी 22 सितंबर को सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर ही चर्चा की जाएगी, जिसमें महिला उत्थान, सशक्तिकरण, साक्षरता, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता जैसे विषयों पर महिलाएं अपनी बात रखेंगी। इस दिन कोई और विधायी कार्य नहीं किया जाएगा। इस दिन को विशेष बनाने के लिए महिला सदस्यों को दोनों सदनों में पीठासीन अधिकारी भी बनाया जाएगा। हमारे पीठासीन अधिकारियों ने विधानसभा में माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने और विधान परिषद में माननीय सभापति विधान परिषद ने 22 सितंबर का दिन सभी महिला सदस्यों को महिला सशक्तिकरण में,
महिला सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, आगे क्या अपेक्षाएं हैं, एक दिन केवल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रखा गया है। केरल में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की किस्मत चमक गई। ओणम बम्पर लॉटरी में उसकी 25 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। तिरुवनंतपुरम के शिवरम के रहने वाले अनूप ने शनिवार रात को इस लॉटरी का टिकट खरीदा था और जिसके नतीजे रविवार को घोषित किए गए। 30 साल के अनूप ऑटो रिक्शा चलाने से पहले एक होटल में शेफ के तौर पर काम कर चुके हैं और दोबारा शेफ का काम करना चाहते हैं, इसीलिए वो मलेशिया जाने की तैयारी कर रहे थे। मलेशिया जाने के लिए उनका बैंक लोन भी सैंक्शन हो चुका था। इसके बाद उन्होंने 500 रुपए की लॉटरी का टिकट खरीदा, जिस पर उनकी किस्मत चमक गई। और दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन इस लॉटरी के इनाम की घोषणा हुई, यानी कि रविवार को जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि उन्होंने 25 करोड़ की लॉटरी जीत ली है, ठीक उसी समय उनके पास बैंक का कॉल भी आया था, ये बताने के लिए कि आपका लोन अप्रूव हो गया है। 3 लाख के लोन की एप्लीकेशन उन्होंने दी थी और वो लोन अप्रूव हो गया, लेकिन अब तो लोन की जरूरत ही नहीं थी। इस साल का बम्पर इनाम केरल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा इनाम है। इस पहले इनाम में 25 करोड़, दूसरे में 5 करोड़, तीसरे इनाम के तौर पर 10 लोगों को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए। कहते हैं किस्मत पर भरोसा करने वाले कई लोगों को छप्पर फाड़ बम्पर जीत भी मिलती है। केरल के एक ऑटो ड्राइवर अनूप के साथ किस्मत ने कुछ ऐसा ही किया और ये तस्वीरें उनकी खुशी को बयां कर रही हैं। न केवल अनूप बल्कि उनका पूरा परिवार मारे खुशी के फूला नहीं समा रहा। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अनूप उसकी जीती जागती मिसाल है। अब परिवार का कहना यह है कि जो सपने उन्होंने अपने लिए बुने थे, उन सपनों को पूरा करने की दिशा में वो कदम बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि ये जो 25 करोड़ की रकम है, इनाम भले ही 25 करोड़ का है, लेकिन ये पूरी रकम अनूप को मिलने वाली नहीं है। इसमें से टैक्स की कटौती होगी और टैक्स की कटौती के बाद अनूप के हाथ में 15 करोड़ रुपए की रकम आएगी, जिस पर उनका कहना है कि वो पहले अपना घर बनवाएंगे और उसके बाद फिर कारोबार में पैसा लगाएंगे। अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने जा रहे T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया नई जर्सी में नजर आएगी। बीसीसीआई ने जर्सी लॉन्च कर दी है, जिसका कलर ब्लू है, जबकि मौजूदा जर्सी का रंग नेवी ब्लू है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक होना है। इसके लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान भी हो चुका है। टीम इंडिया का पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ है। समुद्र किनारे हुई जर्सी की लॉन्चिंग की सबसे खास बात यह रही कि इसमें अलग अलग जगहों से क्रिकेट के फैंस भी पहुंचे और उनकी मौजूदगी में जर्सी लॉन्च की गई। इस मौके पर क्रिकेट फैंस ने दिल खोलकर टीम इंडिया का हौसला बढ़ाया। इन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार भारत ही T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा करेगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।